रेगिस्तान की रात और आसमान में लड़ाकू विमान। जमीन पर एक ऐसा देश जो कहता है हम झुकेंगे नहीं, वही दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत जो कहती है हम कंट्रोल करके रहेंगे। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता, धर्म और अहंकार की जंग है। हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की। इसके पीछे 70 साल पुरानी साजिश है। मेरा नाम है मनीष मलिक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस पूरे माजरे को समझने के लिए हमें ईरान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। साल 1896, उस समय ईरान में काजार वंश का शासन हुआ करता था और उस समय ईरान में तेल के रिसोर्स मिलना शुरू हो गए थे। यूरोप के दो पावरफुल नेशन रूस और ब्रिटेन की निगाहें ईरान पर थी। दोनों देशों ने ईरान के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। रूस अपने दक्षिण की ओर विस्तार करना चाहता था, जबकि ब्रिटेन के ईरान पर कब्जा करने के दो रीजन थे। पहला रीजन ऑयल और दूसरा रीजन भारतीय उपमहाद्वीप, जो उस समय ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन और रूस ने सीधा युद्ध तो नहीं किया, लेकिन प्रॉक्सी वॉर करते रहे। धीरे धीरे ईरान दोनों देशों में बंटता चला गया। इस पूरे माजरे को द ग्रेट गेम का नाम दिया गया। साल 1907 में रूस और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे एंग्लो रशियन कन्वेंशन कहा गया। इसमें ईरान का उत्तरी भाग रूस को मिला तथा दक्षिणी भाग ब्रिटेन को दिया गया तथा ईरान के सेंट्रल पार्ट को नेचुरल जोन बनाया गया। यह सब बिना ईरान की परमिशन के हुआ। इसमें ईरान और ईरान के लोगों की स्वतंत्रता सिर्फ कागजों में रह गई थी। साल 1908 उस समय ईरान में बड़ी मात्रा में ऑयल रिसोर्सेज मिले, जो पूरे वर्ल्ड में उस समय का सबसे बड़ा रिसोर्स था, जो ईरान के साउथ वेस्ट जोन के खुजेस्तान प्रांत के मस्जिद सुलेमान में मिला था। ईरान अब जमीन ही नहीं, ऑयल पावर का खजाना बन चुका था। इस पूरे ऑयल को ब्रिटिश कंपनी APOC ऑपरेट कर रही थी, जिसे अब ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। कई दशकों तक ब्रिटेन ईरान से अरबों डॉलर कमाता रहा। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान की ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। अमेरिका ईरान की ऑयल इंडस्ट्री में इसलिए आया क्योंकि उस समय पूरे मिडिल ईस्ट में ऑयल डिस्कवर होने लग रहा था तथा ऑयल ही नहीं था, वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की चाबी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। ईरान और ईरान के लोगों को समझ आने लगा कि ब्रिटेन और अमेरिका हमारे लोगों का हक छीन रहे हैं। ईरान में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। फिर आता है साल 1951। 28 अप्रैल 1951 को ईरान के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक चुने गए, जिन्होंने सत्ता में आते ही कहा कि ईरान का तेल अब ईरानियों का होगा, हम ईरान के तेल का नेशनलाइजेशन करेंगे। 15 मार्च 1951 को ऑयल नेशनलाइजेशन का कानून पास किया गया तथा 17 अप्रैल 1951 को इस कानून को लागू कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार और अमेरिका के हाथ से ऑयल सेक्टर निकल जाने के बाद उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान होने लगा। अमेरिका को डर था कि कहीं पड़ोसी देशों में भी ऑयल नेशनलाइजेशन ना हो जाए। ऑयल प्रोडक्शन रोक दिया गया। ईरान की अर्थव्यवस्था शर्मार गई, लेकिन मोहम्मद मोसद्देक अपनी बात पर डटे रहे। साल 1953 यह वही समय था जब अमेरिका सीधे सीधे ईरान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ और यहीं से शुरू होती है अमेरिका और ईरान की दुश्मनी। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोहम्मद मोसद्देक की सत्ता को उखाड़ने का प्लान तैयार किया। अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर मीडिया को खरीदा, झूठी खबरें चलवाई गई, कुछ सेना के अधिकारियों को भी खरीदा गया, जगह जगह प्रोटेस्ट करवाए। CIA ने तेहरान और दूसरे बड़े बड़े शहरों में प्रोटेस्ट करवाए, जिससे पूरे ईरान में बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे। फौज ने मोहम्मद मोसद्देक के घर को घेर लिया और उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मोहम्मद मोसद्देक को 3 साल जेल की सजा और फिर पूरी उम्र होम अरेस्ट की सजा सुनाई। इस पूरे ऑपरेशन को अजैक्स नाम दिया गया। अमेरिका ने रजा शाह को गद्दी पर बैठाया और नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। साल 1963 में रजा शाह द्वारा व्हाइट रेवोल्यूशन का ऐलान किया गया, जिसमें देश की जनता को मॉडर्न और विकसित देश, महंगे महल, वेस्टर्न फैशन और मिलिट्री पावर के सपने दिखाए गए। ये रेवोल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बनाए गए थे। इसमें शाह अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर काम कर रहा था। इसके बाद प्राइवेट फोर्स बनाई गई, लोगों को हिरासत में दिया जाने लगा। ईरान और ईरान के लोगों की आजादी छीन ली गई तथा ऑयल नेशनलाइजेशन पर रोक लगा दी गई। इससे अमेरिका खुश था, लेकिन ईरान की जनता टूट रही थी। शाह पश्चिम देशों का दौरा करता तथा उनके लिए बड़ी बड़ी पार्टी आयोजित करता था। ये पार्टियां ईरान और ईरान के धार्मिक नेताओं को खटकने लगी। ईरान के धार्मिक लोग व्हाइट रेवोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ थे। मस्जिदों से आवाजें उठने लगी कि ये ईरान नहीं है, ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है। साल 1973 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम गिर गए। इससे शाह और अमेरिका की व्हाइट रेवोल्यूशन के ख्वाब चरमरा गए। ईरान के मौलवियों ने व्हाइट रेवोल्यूशन को इस्लाम के खिलाफ बताया तथा ईरान में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। इन प्रदर्शनों को लीड कर रहे थे एक धार्मिक नेता अयतुल्लाह अली खामनेई। अयतुल्लाह अली खामनेई ईरान में काफी लोकप्रिय हो गए थे। अयतुल्लाह अली खामनेई के दादा अहमद मसूबी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी के रहने वाले थे, जो 1830 के
दशक में अवध के नवाब, जो उस समय यूपी हुआ करता था, के साथ ईरान के दौरे पर गए थे तथा वहीं ईरान के हुमैन गांव में बस गए थे, इसलिए उनका सरनेम खामनेई हो गया। साल 1978 में शाह सरकार ने खामनेई के खिलाफ न्यूज लेटर छापे, उसमें भारतीय मुल्ला तथा आशिक मिजाज का नाम दिया गया, इससे ईरान की जनता भड़क गई। साल 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, सड़कों पर लाखों लोग शाह के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। शाह अपने परिवार समेत देश को छोड़कर भाग गया। साल 1979 में वोटिंग हुई और देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई चुन लिए गए। प्रधानमंत्री का पद खत्म हो गया और राष्ट्रपति का पद आ गया। इस क्रांति ने ईरान से अमेरिका का प्रभाव एकदम खत्म कर दिया। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म कर लिए थे। पहली बार किसी देश ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया था तथा उसे अपना दुश्मन बताया था। तेहरान में जश्न मनाया जा रहा था, वहीं वाशिंगटन हैरान था। नवंबर 1979 में तेहरान में ईरानी छात्रों के गुट ने अमेरिकन एम्बेसी में 52 अमेरिकन सिटीजन्स को बंधक बना लिया। इन बंधक को छुड़ाने के लिए अमेरिका को पसीने आ गए तथा पूरे मामले में अमेरिका बैकफुट पर आ गया था। ये ईरान का अमेरिका को साफ साफ मैसेज था कि हम डरने वाले नहीं हैं। 444 दिनों के बाद दूसरे देशों के इंटरफेयर के बाद उन नागरिकों को छोड़ा गया। यह सीधे सीधे अमेरिकन पावर को चैलेंज था। अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। उसने ईरान को अंदर से तोड़ने के लिए सन 1980 में इराक से हाथ मिलाया। उस समय इराक और ईरान में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट थे, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ने इराक को ईरान से लड़वा दिया। अमेरिका ने इराक को सैटेलाइट इंटेलिजेंस तथा रासायनिक हथियार देकर सपोर्ट किया। 8 सालों तक चले इस युद्ध में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दोनों देशों के भारी नुकसान के बाद इस युद्ध को रोक दिया गया तथा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस युद्ध के बाद ईरान को समझ आ गया कि उसे अब और ताकतवर बनना होगा। साल 1988 में यह दुश्मनी और पक्की हो गई जब ईरानी एयरलाइंस का विमान 655, जिसमें 290 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोग भारतीय भी थे, वो तेहरान से दुबई जा रहा था, जिसको अमेरिकी नौसेना ने रॉकेट से मार गिराया, जिसमें सभी लोग मारे गए। ये अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान के आम लोगों को निशाना बनाया था, जिसके लिए अमेरिका ने कभी भी माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने कमांडर को मेडल से सम्मानित भी किया। ईरान और ईरान के लोगों की जान मायने नहीं रखती, ये एक सीधा सीधा अमेरिका का मैसेज था। हालातों को देखते हुए ईरान ने सीधा सीधा फोकस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर किया। साल 1990 में इराक और कुवैत का युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया। इसके बाद अमेरिका और इराक आमने सामने थे। कई सालों तक चले इस प्रॉक्सी वॉर में ईरान ने फिर भी इराक का साथ दिया था। साल 2002 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता चल गया। अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह के सैंक्शन लगा दिए। इसके बाद 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। कई सालों तक चले इस युद्ध में उन्होंने इराक को हरा दिया तथा सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम हुसैन पर आतंकवाद फैलाने, रासायनिक हथियारों का उपयोग करने जैसे आरोप लगाकर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका के प्रॉक्सी फ्रेंड इजराइल को बहुत डर था तथा इससे अमेरिका का मिडिल ईस्ट में कंट्रोल वीक हो जाता। ईरान पर और सैंक्शन लगा दिए गए। इससे ईरान पर दवाई, खाना, रोजगार सब प्रभावित हुआ। साल 2015 में अमेरिका में ओबामा की सरकार बनी। ओबामा सरकार ने ईरान के साथ JCPOA साइन किया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया गया तथा ईरान से सैंक्शन हटा लिए गए। साल 2018 में राजनीति बदली। अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई। ट्रंप की सरकार ने ईरान पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए तमाम तरह के सैंक्शन लगा दिए गए तथा JCPOA डील तोड़ दी तथा उसने ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया। ईरान पर एक तरफा कार्रवाई को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रंप से बात की, लेकिन ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा तो हम सीधे सीधे उस देश पर भी सैंक्शन लगा देंगे। जनवरी 2020 तक ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का साथ दे रहा था, जबकि वहीं अमेरिका अपने प्रॉक्सी फ्रेंड इजराइल का साथ दे रहा था। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी, जिसमें ईरान के पैरामिलिट्री फोर्स के 5 जवान तथा ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। इससे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई। ईरान के लोगों में भारी गुस्सा था। उन्हें किसी तरीके से अमेरिका से बदला चाहिए था। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हल्का नुकसान हुआ। इसके बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत किया। उसने शिया मिलिशिया, हुती तथा अन्य अपने प्रॉक्सी को अलर्ट किया। पर्शियन गल्फ में नौसेना की शक्ति बढ़ा दी गई तथा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री एक्सरसाइज भी की। इसके बाद भी अमेरिका लगातार ईरान को कमजोर करने में लगा रहा। कभी ईरान में वुमेन फ्रीडम को लेकर प्रोटेस्ट करवाता, कभी अपने प्रॉक्सी फ्रेंड इजराइल से ईरान में हमले करवाता।
जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर उस पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिससे अमेरिका और ईरान में और प्रतिरोध बढ़ गया। दोनों देशों में बातचीत हुई, इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। फर्स्ट न्यूक्लियर के तहत अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। उसने दावा किया कि हमने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है। रिसेंट में न्यूक्लियर टॉक के दूसरे राउंड में अमेरिका ने ईरान को सीधे सीधे युद्ध करने की धमकी दी है। उसने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दी है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को बिल्कुल खत्म कर दे। साथ ही अमेरिका के प्रॉक्सी फ्रेंड इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान को कहा है कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम भी बंद कर दे, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। वहीं ईरान ने न्यूक्लियर डील के अलावा सभी बात मानने से इनकार कर दिया है। वहीं युद्ध की तैयारी में अमेरिका के फाइटर फ्लीट्स गल्फ में इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वो हम पर हमला करता है तो ये एक रीजनल वॉर होगा। 28 फरवरी 2026 को सुबह के समय तेहरान के आसमान में अचानक लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं। कुछ ही मिनटों में भारी विस्फोटों की आवाज पूरे शहर में सुनाई देती है। ये हमले खामनेई को टारगेट करके किए गए थे, जिसमें खामनेई, बेटी, दामाद, ग्रैंडसन समेत परिवार के 6 सदस्य मारे गए। ये हमला इजराइल और अमेरिका ने तब किया जब न्यूक्लियर टॉक की सेकंड राउंड की बातचीत चल रही थी। ये हमला बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। किसी को नहीं पता था कि अमेरिका और इजराइल बातचीत के बीच में ही हमला कर देंगे। इस घटना के बाद दुनिया भर के देशों ने आपत्ति जताई है तथा कहा है कि खामनेई की हत्या इंटरनेशनल लॉ की हत्या है। खामनेई की हत्या के बाद ईरान के लोगों में बहुत गुस्सा है। वे अमेरिका और इजराइल से इस हत्या का बदला लेना चाहते हैं। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहा है। खामनेई की हत्या का असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि जब किसी देश का शक्तिशाली नेता मारा जाता है तो उस देश की दिशा ही बदल जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है यह घटना पूरे मिडिल ईस्ट तथा वर्ल्ड पावर बैलेंस को बदल सकती है। अमेरिका का असली मकसद खामनेई को सत्ता से हटाना था। इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि अमेरिका और ईरान आमने सामने क्यों हैं। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।